टुडे वी विल स्टार्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में बेटा मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पर ये जो आपका स्टेज है ये केवल और केवल पब्लिक कंपनी के लिए है। प्राइवेट कंपनी के लिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन कराना कंपल्सन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए ये वाली आपकी स्टेज है, प्राइवेट कंपनी के लिए ये स्टेज नहीं है। एक और मेन चीज यहाँ पर क्या है, जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग शेयर इशू करते हैं मार्केट में और जनरल पब्लिक को अपने शेयर इशू करते हैं। पब्लिक कंपनी के हमने डेफिनेशन में पढ़ा था मीनिंग में, इट रेफर्स टू दैट कंपनी हु कैन इशू देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है उस पर्टिकुलर कंपनी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी कहते हैं। तो पब्लिक कंपनी के शेयर जनरल पब्लिक में क्या हो सकते हैं? इशू हो सकते हैं। अब जब जनरल पब्लिक में इसके शेयर इशू होंगे तो हम लोग वहाँ से क्या कलेक्ट करते हैं? कैपिटल कलेक्ट करते हैं। मनी रिसीव होती है हमें। कहाँ से मनी रिसीव होती है? जनरल पब्लिक से। तो जनरल पब्लिक से हमें क्या मिलते हैं? शेयर के पैसे मिलते हैं। हमने उन्हें शेयर सेल करे, वो हमें क्या देते हैं? मनी देते हैं। तो और जितने भी जनरल पब्लिक है जो हमारी कंपनी के में मनी इन्वेस्ट करती है वो सब हमारे क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। दे आर कॉल्ड आर शेयर होल्डर। और क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी मनी इन्वेस्ट की है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। ये मैंने आपको किसने बताया था? लिमिटेशंस में हमने पढ़ा था। शेयर होल्डर्स आर द ओनर एंड द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टर्स और भी होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं, वो मनी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। लेकिन शेयर होल्डर का एक स्पेशल रोल है, बिकॉज ऑफ उन्हें क्या मिलती है? कंपनी में ऑनरशिप भी मिल जाती है। अब रहती बात यह है कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन तो हम लोग कब इसको यूजफुल कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको टूल किट में दिया गया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीन्स यहाँ पर ये है कि कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए हैं, सपोज कीजिए किसी भी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करें मार्केट में, 10,000 शेयर कंपनी में आपने इशू करे मार्केट में एट द रेट ऑफ 200 ईच, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 200 रुपीज है। तो कुल मिला के टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी? टोटल जो मनी आपके पास आएगी कंपनी में वो कितनी आएगी? 210, 20 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 20 लाख रुपए की कैपिटल आपको बैठेगी। इसलिए आप प्राइवेट कंपनी भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी भी कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिटेशन कितनी है? 1 लाख की, और पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेशन कितनी है? 5 लाख की। कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। आपके पास 20 लाख रुपीज की कैपिटल कलेक्ट हो गई, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन, कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर ये है कि 10,000 शेयर जो आपने मार्केट में इशू करे, 10,000 शेयर जैसे ही आपने इशू करे उसका 90% शेयर्स मार्केट में सेल हो जाने चाहिए। इट मींस दैट उसके लिए एप्लीकेशन मनी आ जानी चाहिए। 90% शेयर should be sold और अप्लाइड। कुछ जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आती है तो इन दैट केस हमारी कंपनी के फॉर्मेशन को हमें सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमारा रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके लिए ये जरूरी है कि हमें इस तरीके से अपनी मार्केट में प्रमोशन करना है, पब्लिशिंग इस तरीके से करनी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों हमारी कंपनी में अपने शेयर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, और अपनी मनी इन्वेस्ट करने के लिए, हमारी कंपनी की शेयर परचेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों, इंकरेज हों। तो इसलिए हमें इस तरीके से काम करना है कि 90% शेयर्स हमारे क्या हो जाने चाहिए? सेल आउट हो जाने चाहिए। कैपिटल सब्सक्रिप्शन को और आप अंदर से डिटेल से पढ़ सकते हैं बुक से। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप जो है क्वेरी अपनी दे सकते हैं। अच्छा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद बेटा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और दिया है बुक में, और वो टॉपिक कौन सा दिया है आपका? एक मिनट देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद, दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है इसकी भी 2 केस बताए गए हैं, इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस और नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। कुछ कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, उनकी अपनी विशेष हो सकती हैं। हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे मार्केट में तो
जितने भी रूल्स रेगुलेशन हमने लिखे हैं तो प्रोस्पेक्टस वाले फॉलो हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है तो सारे रूल्स रेगुलेशन कौन से होंगे? प्रोस्पेक्टस के प्लेस पर हमारी कंपनी एक्ट में एक स्टेटमेंट दिया गया है, दैट इज स्टेटमेंट इन लिeu। उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस के प्लेस पर यूज किया जाता है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशन उस स्टेटमेंट में, उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए होते हैं, वो सारे रेगुलेशंस यहाँ पर फिर फॉलो होते हैं एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये इसमें दो चीजें हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा सा अंदर से। कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। प्राची सिंह रोल नंबर 23, कशिश गुप्ता रोल नंबर 21। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक है और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो बनाना कंपल्सन है, बहुत कंपल्सरी है। इसके बिना कंपनी फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी में प्रिपेयर किया जाता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेकेंडरी हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, वो सब सेकेंडरी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर आएंगे। लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है दैट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है चार्टर ऑफ द कंपनी। एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है पेपर में, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? चार्टर ऑफ कंपनी। ये कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर कंपनी की सारी सीक्रेट चीजें लिखी हुई होती हैं। एक बार इसका मीनिंग हम बुक से देख लेते हैं। जो इसका मीनिंग है, देखिए, इट रेफर्स टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का वो बेसिक डॉक्यूमेंट है in which those conditions are stated on the basis of which a company is incorporated। इसमें वो सारी कंडीशन, वो सारी सिचुएशन लिखी जाती हैं जिस कंडीशन पर हमारी कंपनी सिचुएटेड है, जो हमारी कंपनी का बेस है। जैसे कुछ चीजें यहाँ पर देखी जाए अगर एक तरीके से, तो ये सारी चीजें हमारी कंपनी का बेस है। हमारी कंपनी का नेम, ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव से हमने अपनी कंपनी सिचुएटेड किया है वो ऑब्जेक्टिव भी बेस है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम डेली चेंज नहीं करते, बहुत रेयर। सबसे बड़ी बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम कोई भी चेंजेस बहुत इजीली नहीं कर पाते हैं। इसमें डेली चेंजेस नहीं कर सकते, बहुत रेयर। जब कभी आपको लगता है अर्जेंट में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद इसमें कि अब हमें कुछ चेंजेस करने की नीड है, देन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अदरवाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी नॉर्मल एक्ट पास करके या कोई भी डिसीजन लेकर आप कंपनी में चेंजेस नहीं कर सकते। खुद सोचिए, क्या कंपनी का नाम बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। एक बार आपने डिसाइड कर दिया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक कंपनी चलेगी वही नाम रहेगा। कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज, वो भी वही रहेगा जो आपने सेटअप किया था। उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर गोइंग ऑन योर बिजनेस आफ्टर 5 और 10 ईयर, उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इट कैन बी पॉसिबल। लेकिन वो भी खुद ही पॉसिबल नहीं है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आपको वो चेंजेस कराने पड़ेंगे। ठीक है। कंपनी में जो लायबिलिटीज होती हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे जो ऑनर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटीज हैं वो भी क्या है? रिस्ट्रिक्टेड हैं, रोज रोज डेली चेंज नहीं होती हैं। कंपनी का सिचुएटेड प्लेस, कहाँ हमारी कंपनी सिचुएटेड है, क्या वो रोज चेंज होता है? नहीं होता चेंज। तो इसीलिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पर, जो कंडीशंस हैं, इसमें जो कंडीशन लिखी होती है वो हमारी कंपनी का मेन बेस होते हैं और इसमें हम चाहकर भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले नेम क्लोज पर आते हैं। नेम क्लोज में क्या दिया गया है देखिए एक बार। इन दिस क्लोज दैट नेम इज स्टेटेड बाय विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, मीन्स यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखा जाता है जो कंपनी हम क्या करा रहे हैं, जिस नेम से कंपनी को रजिस्टर्ड करा रहे हैं। इसकी कुछ कंडीशंस दी गई हैं। मस्ट कैन नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपकी कंपनी का नेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है होना चाहिए कि हमने किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम यूज कर लिया है,
तो कुछ कंडीशंस हैं जो हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है जब हमें अपनी कंपनी का नाम रखना है। दूसरा क्या दिया, मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड, जो हमारी कंपनी का हमने नाम रखा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलीगल है। कंपनी का नाम इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगली कोई ऐसा नाम रख सकते हैं हम। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, अपनी कंपनी के नाम के आगे यानी इट मीन लास्ट में, जैसे एबीसी हमने नाम रखा है तो उसके बाद हम एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेंगे, और अगर हमारी गवर्नमेंट कंपनी यानी पब्लिक कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लिमिटेड वर्ड यूज करेंगे। ये तो नाम की कुछ कंडीशंस थी। किसी भी कंपनी का नाम डेली चेंज नहीं होता, बहुत रेयर है, इसको तो हम अपने क्लोज में कभी भी चेंज करते ही नहीं है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है, एक बार हम लायबिलिटी क्लोज बेटा पहले देख लेते हैं, इसे मैंने वो लिख दिया है। लायबिलिटी क्लोज में यहाँ पर जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन सबकी लायबिलिटीज यहाँ पर क्या की जाती है, ओपन की जाती हैं पूरी। जैसे ये तो हमने पढ़ लिया था कि हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं कहाँ तक, हमारे शेयर है कंपनी में। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी में, किसी की भी कोई भी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो फीचर में वर्ड यूज किया गया था वो वर्ड यूज हुआ था जनरली। इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर जनरली लिमिटेड। क्या होती है, जनरली, सामान्य तौर पर लिमिटेड होती है लेकिन अनलिमिटेड भी हो सकती है। अगर कोई शेयर होल्डर ये गारंटी दे कि मैं कंपनी को एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन या फिर कंपनी को जरूरत पड़ती है मतलब इतने अमाउंट की, इतने करोड़ की मैं गारंटी देने के लिए रेडी हूँ। कुछ पर्सन ऐसे भी कंपनी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे सपोज को मेरा 50,000 रुपीज़ का शेयर है और मैंने एक कंपनी में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ऐसा मान लेते हैं, तो मैं वहाँ पर कंपनी में ज़्यादा की गारंटी देने के लिए अगर रेडी हूँ तो वहाँ पर 50 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की गारंटी दे सकती हूँ। इस तरीके से नॉर्मल तौर पर किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, खुद अपनी मर्जी से हम ज़्यादा लायबिलिटी ले सकते हैं अगर हम वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कोई रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल अगर हम किसी कंपनी में प्ले कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या ले लेते हैं, लायबिलिटी अपने कंधों पर खुद ले लेते हैं शेयर होल्डर। तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी अप टू द गारंटी। तो वो इसमें यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके लिखी जाती है, किस पर्टिकुलर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है और किसने पर्टिकुलर गारंटी ली है और वो गारंटी किसने कहाँ तक ली है। सपोज करो इसने जो गारंटी ली थी 2 करोड़ रुपए तक के लिए और इसने 5 करोड़ रुपए तक के लिए। दो मेंबर है, एक ने 2 करोड़ की लायबिलिटी ले ली और एक ने 5 करोड़ की लायबिलिटी ले ली। तो इस तरीके से यहाँ पे लायबिलिटी वाले क्लोज में हम सभी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन, किसका कितने शेयर कितनी अमाउंट तक का है, वो सब खोल के लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लोज, एक ऑब्जेक्ट क्लोज हमारा बीच में रह गया। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या होगा, जो हमारी कंपनी के नेम के बाद, जब हमने नेम डिसाइड कर लिया तो अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी हमें डिसाइड करना होता है। ऑब्जेक्टिव जो है 2 तरीके के होते हैं ऑब्जेक्टिव भी, एक होता है मेन ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज वर्ड आपने बेटा पहले भी सुना होगा। ऑक्सिलरीज मीन्स होता है हेल्पफुल। क्या मीनिंग होता है, हेल्पफुल होता है कि ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, हेल्पफुल ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट वाले का। जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या हो सकता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कि हमको क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ फुलफिल करनी है। हमारा मेन मोटिव सर्विस मोटिव है। हमने जो कंपनी अपना स्टार्ट की थी वो किस मोटिव से की थी, सर्विस मोटिव से की थी। हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम अवेलेबल कराना चाहते हैं। ये हमारी कंपनी का मेन मोटिव है, इसकी वजह से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अब इस मेन मोटिव को, सर्विस मोटिव को फुलफिल करने के लिए हमें अपने स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे एक्टिविटी क्या बनाने पड़ेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रेडी करना पड़ेगा।
जैसे हमारा एक ऑक्सिलरीज ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ऑक्सिलरीज ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि इस सर्विस मोटिव को फुलफिल करने के लिए हमें करीब इतनी अच्छी क्वालिटी का, सपोज करो हमें A1 क्वालिटी का 2000 यूनिट्स प्रोडक्ट की हमें प्रोड्यूस करनी ही होंगी। 2000 यूनिट्स का हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात। हम जो गुड्स परचेज करेंगे, सप्लायर से परचेज करेंगे, कितनी अमाउंट तक का गुड्स हम परचेज करेंगे, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इतने करोड़ का हमें प्रॉफिट अर्न करना ही होगा। जैसे हम लोगों को 2 करोड़ ले लेते हैं हम यहाँ पर, 2 करोड़ का हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें अर्न करना ही होगा। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। इट मीन्स दैट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो 2 तरीके का होता है, मेन ऑब्जेक्टिव और एक्सिलरीज ऑब्जेक्टिव। मेन वो होगा जो आपकी कंपनी का मेन मोटिव था, जैसे आपका मेन मोटिव हो गया IAS बनना, और जो आपके ऑक्सिलरीज ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हो सकते हैं कि 12th क्लास में 99% मार्क्स लेकर आना, 100% मार्क्स लेकर आना, बीकॉम में, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना। आफ्टर दैट जब ये स्मॉल आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आप IAS में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, लायबिलिटी क्लोज भी हो गया। सिचुएशन क्लोज, सिचुएशन क्लोज में बेटा कंपनी के प्लेस के बारे में बात की गई है। कंपनी का प्लेस आपका कौन सा है, जैसे हमने रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड किया था कि हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो किस स्टेट में है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में हमें कंपनी को सिचुएटेड करने के लिए एक प्लेस भी तो ढूंढना पड़ेगा, एड्रेस, और उस एड्रेस का के बारे में इंफॉर्मेशन 30 डेज के अंदर में हमें अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचानी होती है। कि 30 डेज के अंदर अंदर, जो हमने एप्लीकेशन दी थी ना अपनी कंपनी फॉर्मेशन की, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी कंपनी का पोस्टल एड्रेस भी सेंड करवाएं। ये हमारी ड्यूटी बनती है। और कंपनी का जो सिचुएशन प्लेस है वो भी रोज रोज चेंज नहीं होता, इसलिए इसमें चेंजेस बहुत रेयर पॉसिबल है। ठीक है, सिचुएशन क्लोज हो गया। ऑब्जेक्टिव क्लोज हमारा 2 टाइम्स आ चुका है, इसे हम कट कर देते हैं। कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज में बेटा हमारी कंपनी की कैपिटल का डिस्क्रिप्शन होगा। कैपिटल का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं हमारी कंपनी में जो कैपिटल लगाई गई है, शेयर है, शेयर के थ्रू हमने मनी कलेक्ट करी है, डिवेंचर्स के थ्रू हमने मनी कलेक्ट करी है, या हमने अपनी रिटेन अर्निंग लगाई है। शेयर कौन से वाले टाइप के हैं, कितनी कैटेगरी के हमने शेयर इशू किए हुए हैं, किस शेयर का कितना प्राइस है, वो सारी चीजें इसमें बहुत खोल के ओपनली डिटेल में एंटर की जाती हैं। इसमें कैपिटल क्लोज में कौन सी कैपिटल कहाँ से अरेंज करनी है, कब शेयर इशू करने से कब नहीं करने। अच्छा, इसमें भी बेटा शेयर के और कैपिटल के टाइप्स होते हैं। पेड अप कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है। जब आप 12th में आओगे ना अकाउंटेंसी में तब पढ़ोगे, तो पूरा कंपनी चैप्टर है, वहाँ पर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ोगे। बहुत सारे टाइप की कैपिटल होती है, ऑथराइज, इशूड, नॉन इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप, तो डिफरेंट टाइप की कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल है। वो सब कैपिटल को हमें यहाँ पे खोलकर डिटेल में डिस्क्राइब करके लिखना होता है कि कौन से वाले टाइप की कैपिटल हमारी कंपनी में कितनी है। ठीक है, तो ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन का क्लोज है। कैपिटल भी हमारी कंपनी में डेली चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन क्लोज। सब्सक्रिप्शन क्लोज लास्ट में जो है वो एक तरीके से ये वाला क्लोज है जैसे स्टेचुटरी डिक्लेरेशन नहीं होता, स्टेचुटरी डिक्लेरेशन वाला जो पॉइंट था सेम ऐसे सब्सक्रिप्शन क्लोज भी है। यहाँ पर आपकी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर, और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 डायरेक्टर्स के साइन होंगे। वो अपनी डिक्लेरेशन देंगे कि ऊपर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है वो सारी इंफॉर्मेशन सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो वो लोग अपने साइन करेंगे, सेक्रेटरी उस पर स्टैंप लगाएगा, उसके पास कॉमन सील होगी कंपनी की, लीगल एडवाइजर उसको लीगली स्टैंप देंगे। इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनके रेडी हो जाएगा, हम इस डॉक्यूमेंट को कंपनी के रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट कराएंगे। ये सबसे पहला प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, इसके बेसिस पर ही आगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें इन सारी चीज़ों के भी बहुत छोटे पॉइंट्स खोल कर लिखे जाते हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे।
तो आज के लिए मीटिंग ओवर करते हैं बेटा, टाइम होने वाला है। एक बार मैं आप सबको अटेंडेंस के लिए नाम बोलूँगी बस, तो जिसका भी नाम रह गया होगा, अटेंडेंस रह गई होगी, बस मैंने सबकी लगा ली है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। बेटा मैं यहाँ पर आपको अनम्यूट नहीं करूँगी आज। कल मैंने 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए अनम्यूट किया था, और तो मैं आज अनम्यूट नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं नाम बोलूँगी और फटाफट से अटेंडेंस लेकर मीटिंग ओवर करेंगे। जिसका नाम नहीं बोला होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अटेंडेंस लगा लूँगी।